नमस्कार, केम छो मित्रों। चलिए आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार में विभिन्न देशों के साथ आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे आप अक्सर सुनते हैं बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। और ये जो कोरोना आया इसमें अपने आप को कई देशों ने बंद कर लिया, तो ये एक तरह से चर्चा में है, पूछा भी जा सकता है और कई बार पूछ लिया जाता है। तो विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। ठीक है, तो इस आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है बंद अर्थव्यवस्था, पहली है बंद अर्थव्यवस्था, इसको हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और दूसरा है बच्चों खुली अर्थव्यवस्था। दूसरी क्या है? खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। तो दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों के आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो दूसरे देशों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वाणिज्यिक संबंध स्थापित करती है, तो वहीं दूसरी ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो दूसरे देशों के साथ किसी तरह के कोई आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करती है। तो देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो पहला हम देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है। देखिए बच्चों, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित नहीं करती है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो दूसरे देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध या व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करती है, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। ये सामान्यतः मुक्त व्यापार के सिद्धांत को नहीं मानती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये पूरी दुनिया है और ये एक है, तो इस देश के द्वारा ना तो दूसरे देशों से कोई सामान मंगाया जाता है और ना ही इस देश के द्वारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। बात सबके समझ में आ गया? ना तो इंपोर्ट, यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में ना तो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट भी नहीं, और ना ही ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट का मतलब आयात नहीं करती हैं और एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात भी नहीं करते हैं। ये ना तो इंपोर्ट करती हैं ना ही एक्सपोर्ट करती हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बच्चों कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्थाएं। बंद अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतः आज के समय में आपको कोई भी अर्थव्यवस्था मिलेगी जो 100% बंद अर्थव्यवस्था हो, यानी दुनिया में आज किसी भी देश को हम कंप्लीटली 100% बंद अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं। तो ये बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था एक डिग्री हम कह सकते हैं कि कोई देश इतना सा खुला हुआ है, जैसे नॉर्थ कोरिया को हम बंद अर्थव्यवस्था कहें, तो नॉर्थ कोरिया भी चीन से, रूस से या कई देशों से इंपोर्ट करता है। नॉर्थ कोरिया भी चीन, रूस या अन्य कई देशों से इंपोर्ट करता है। बात सबके समझ में आ गया ना? लेकिन फिर भी वो बहुत कम देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब वो इतना सा खुला हुआ है, बाकी इतना सारा बंद है। तो इसका मतलब ये एक तरह से हो गया बंद अर्थव्यवस्था। ये बंद ज्यादा है, खुला कम है। बंद ज्यादा है और खुला कम है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब पूरी तरह आइडियोलॉजिकल तो ये है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो अब संभव नहीं है, आज के समय में वैश्वीकरण का युग है, तो हर देश कहीं ना कहीं दूसरे देश के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड होता है। लेकिन फिर भी इन देशों में ये इकोनॉमी जो है इनकी बहुत कम खुली हुई है, जैसे कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। इसी तरह से अन्य कई देश हैं जिनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ये बंद जैसे प्रतीत होते, लेकिन है कोई भी नहीं। अब
भारत की बात करें तो 1990 के दशक से पहले, यानी जब थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में हमने लागू किया, अपनाया नई इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद की भारत की अर्थव्यवस्था हमारी खुली हुई अर्थव्यवस्था है। जबकि उससे पहले हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम किया करते थे। जैसे पेट्रोलियम और तकनीक या पूंजीगत मशीनें हैं, उनके अलावा हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते थे, तो हम बंद अर्थव्यवस्था जैसे थे। और आज हम खुली अर्थव्यवस्था जैसे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि बंद अर्थव्यवस्था से हमें लाभ क्या मिलता है। अर्थ तो सबके एकदम क्लियर हो गया ना। बंद अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित नहीं करती है या आयात निर्यात नहीं करती है, उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बंद अर्थव्यवस्था, इसके फायदे क्या हैं? तो जरा देखिए, ये अगर इकोनॉमी क्लोज्ड है तो इसके लाभ क्या हैं? ठीक है, यानी इसके बंद अर्थव्यवस्था के लाभ हैं। बंद अर्थव्यवस्था के लाभ है। देखो बच्चों, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब दूसरे देश से आपके देश में कोई सामान नहीं आएगा तो आपके जो घरेलू उद्योग धंधे हैं, यानी घरेलू उद्योग हैं, उन घरेलू उद्योगों को कोई बाहरी उद्योगों से कंपटीशन नहीं है, तो घरेलू उद्योगों का विकास होता है। घरेलू उद्योगों का विकास ज़्यादा होता है। अगर सोच लीजिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश को तब पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया जाता, तो फिर से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी आती और साम्राज्य स्थापित करती और हमारी छोटी छोटी जितनी भी इंडस्ट्रीज सबको खत्म कर देती। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो MSME उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं, ये MSMEs, इनका भी विकास होता है। MSMEs का भी विकास होता है। और देखिए, आज हमारा जो टाटा, बिरला, बजाज, TVS, रिलायंस, ये TCS, जितनी भी कंपनियां, बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां उस समय बच्ची कंपनियां थी या कुछ कंपनियां अस्तित्व में ही नहीं थी। तो अगर विदेशी कंपनियां होती तो उनके कंपटीशन के कारण ये सब खत्म हो जाती। लेकिन अगर आप बंद इकोनॉमी होते हैं तो आपके घरेलू बाजार में आपका अपना वर्चस्व होता, आपकी घरेलू कंपनियां होती, विदेशी नहीं होती है। तो पहला क्या हुआ? घरेलू उद्योगों का विकास होता है। इसके कारण बात समझ में आ गया सभी के? घरेलू उद्योगों का विकास होता है। ठीक है, जैसे MSME उद्योगों का भी विकास होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब आपका अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, जब आपका देश क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो चूंकि दूसरे देश से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते ही नहीं हैं, तो व्यापार घाटा नहीं होगा। चूंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है तो व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा। ठीक है, और ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा तो इसके साथ साथ CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी CAD, चालू खाते का घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट भी नहीं होगा जब आपके देश में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चालू खाते का घाटा मतलब अभी ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश से विदेशी मुद्रा ज़्यादा चले जाए गुड्स के इंपोर्ट से, गुड्स के सर्विस के इंपोर्ट से, या यहाँ से रेमिटेंस ज़्यादा चला जाए, विदेशी कंपनियाँ ज़्यादा पैसा कमा के यहाँ से ले जाएं और हम दूसरे देशों को ज़्यादा सामान बेचें, हम दूसरे देशों को सेवाएं कम बेचें, हमारे देश में रेमिटेंस कम आए और हमारी कंपनियाँ विदेशों से प्रॉफिट कम लेके आए, यानी विदेशी मुद्रा देश से ज़्यादा चली जाए और देश में विदेशों से कम आए, तो इसके अंतर को कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा। लेकिन जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कहीं का चालू खाते का घाटा ये होगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? और तीसरी चीज, इंडिजेनस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, स्वदेशी तकनीक का विकास होगा। भाई देखो, बाहर से आप जब कोई तकनीक या कुछ ला नहीं रहे हैं, बाहर से जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आपके देश के अंदर ना तो कोई विदेशी तकनीक आएगी, ना ही कोई विदेशी मशीनें आएंगी, तो आपके अपने देश के अंदर ही
क्या होगा, आपके अपने देश के अंदर जो तकनीकें बनेंगी, जो डेवलपमेंट होगा, वो ही सारा यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो घरेलू जो तकनीकें हैं उनका विकास होगा और इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जब हम खुली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हम इन तकनीकों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बात समझ में आ गया सभी के? और फिर इससे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनती है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। देखो, इस कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि अमेरिका ने 37 उत्पादों के ऊपर रोक लगा दी कि भाई उसके देश से बाहर नहीं जाएंगे, अमेरिकियों के लिए हैं। और इसके परिणाम स्वरूप वैक्सीन उत्पादन में बहुत बड़ी दिक्कतें आने लगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके देश के अंदर ही ये सारे उत्पाद बनते तो हम क्यों उन पे डिपेंड होते? क्यों हम बाइडेन साहब से हम कहते कि साहब हमें ये भेज दीजिए ताकि हम वैक्सीन बना सके। तो अगर आपका देश आत्मनिर्भर है, सारी चीजें, सारी इंडस्ट्री खुद की है, सारे उत्पाद बना लेता है, तो वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होता और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है। जब आपके देश के अंदर व्यापार घाटा नहीं होता, चालू खाते का घाटा नहीं होता है, तो इसके कारण व्यापार युद्ध नहीं होता है, ट्रेड वार, व्यापार युद्ध नहीं होगा, ट्रेड वार नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? ट्रेड वार तब होता है जब एक देश से दूसरे देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज जाती हैं तो वो क्या करे, काउंटर उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दे। जैसे चीन और अमेरिका के बीच ये ट्रेड वार होता रहता है। चाइना क्या करता है, अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की जो गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स विशेष करके, उनको अमेरिकी बाजार में जानबूझकर सस्ता बेचता है, डंप करता है, ताकि वहाँ के जो इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाए। फिर अमेरिका उनको बचाने के लिए चाइनीज उत्पादों के ऊपर टैक्स बढ़ा देगा। तो अमेरिकी उत्पाद जब चाइना के बाजार में बिकने आएंगे तो चीन भी उन पे टैरिफ बढ़ा देगा। चीन ने बढ़ाया, अमेरिका ने बढ़ाया, फिर अमेरिका चाइनीज पे बढ़ाता है, चाइनीज अमेरिका पे बढ़ाता है। यानी एक देश जब जानबूझकर दूसरे देश की गुड्स के आयात के समय उन पर टैक्स बढ़ा दे, फिर दूसरा देश भी उसके ऊपर बढ़ाए, तो ये जो प्रतिस्पर्धा चलती है टैक्स बढ़ाने की, इसको बच्चों कहा जाता है व्यापार युद्ध। यानी यूएसए ने चाइना के ऊपर, चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ाया, तो चाइना ने अमेरिका के प्रोडक्ट पे बढ़ाया, फिर अमेरिका ने चाइना के प्रोडक्ट पे बढ़ा दिया, फिर चाइना ने अमेरिका पे। तो एक कॉम्पिटिशन सा हो गया, एक तरह से ये युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है और एक दूसरे को धमकी दी जाती है कि ये करो वो करो वरना परिणाम भुगतेंगे। तो दुनिया में एक तरह से ट्रेड वार जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन जब बंद अर्थव्यवस्था, तो जब ट्रेड ही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, तो काहे का युद्ध? बात समझ रहे हैं? और करेंसी वार की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, मुद्रा युद्ध भी नहीं हो पाता है, करेंसी वार, मुद्रा युद्ध भी नहीं होता है। देखो, जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि मुद्रा युद्ध का मतलब होता है कि जब कोई देश जानबूझकर दूसरे देश की जो करेंसी है उसके सापेक्ष अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दे, उसका वैल्यू कम कर दे। बात समझ रहे हैं? मतलब जैसे हम डॉलर, आज $1 बराबर मान लो 74 रुपए है, फिर हम इसको कम कर दें, $1 बराबर 84 रुपए, फिर $1 बराबर 100 रुपए, $1 बराबर 200 रुपए, इस तरह से अगर कर दिया जाए, बात समझ रहे हैं, तो भारत को इससे बहुत नुकसान होगा। तो भारत क्या कर दे कि एक जो 40 रुपए है उसका $1 फिर भारत कर दे कि भाई 30 रुपए में ही $1 मिलेगा। तो जब कोई देश जानबूझ करके अपनी करेंसी वार का मतलब क्या हो गया, जब कोई देश जानबूझ करके विदेशी मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो करे। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आज अगर $1 बराबर 74 रुपए है, ठीक है, तो अवमूल्यन इसका क्या कर दे हम कि भाई $1 में हम कहें 84 रुपया मिलेगा, फिर $1 में हम कहें कि भाई 100 रुपया मिलेगा, तो इससे अमेरिका को नुकसान होगा। तो अमेरिका इससे बचने के लिए क्या करेगा, वो काउंटर करेगा कि भाई $1 बराबर आपको 70 रुपया, या $1 बराबर 64 रुपया, $1 बराबर 60 रुपया, $1 बराबर 50 रुपया, ऐसे अमेरिका तय करे। तो इससे युद्ध हो जाएगा ना। भारत अपने रुपये को सस्ता कर रहा है डॉलर के सापेक्ष, और अमेरिका डॉलर के सापेक्ष रुपये को क्या कर रहा है,
महंगा कर रहा है, बात समझ रहे हैं। तो इससे कभी भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो कभी भारत को, जब मान लीजिए अमेरिका काउंटर करेगा तो भारत का एक्सपोर्ट इससे घटेगा। लेकिन जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होता तो इस तरह की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। इसको करेंसी बार को जब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको फिर से इसको समझा दिया जाएगा, बहुत ही आसान है, इसको घबराना नहीं है कि सर मुद्रा युद्ध क्या होता है। अभी करेंसी बार इतना समझ लीजिए कि जब एक देश दूसरे देश की करेंसी को जानबूझकर उसका सापेक्ष घरेलू करेंसी का अवमूल्यन कर ले, अपनी करेंसी का विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य घटा ले, तो इसको कहा जाता है करेंसी वार। फिर दूसरा देश भी करे, हम करें वो करें, हम करें वो करें, तो एक वॉर जैसी स्थिति हो जाती है, इससे व्यापार प्रभावित होता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि इसके परिणाम स्वरूप फिर जो मौद्रिक नीति है वो भी बहुत नुकसान में, उनको भी एक बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज, जब आपकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है तो इसका एक बहुत अच्छा फायदा ये मिलता है कि जो ग्लोबल क्राइसिस होते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों से कोई आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने भी जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट होते हैं, इन संकटों का प्रभाव आपकी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया? कैसे, जरा इसको समझिए। जैसे देखिए, ग्लोबल रिसेशन आएगा, अगर आप कनेक्टेड हैं दूसरे देशों से तो आप पे भी प्रभाव पड़ेगा, और अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो आप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वैश्विक महामंदी जैसे 2007 के अंदर आई, अमेरिका में प्रारंभ हुई, सब प्राइम क्राइसिस और पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर आपकी इकोनॉमी मान लीजिए बंद होती, आप ना चाइना जाते, वहां से ट्रेड नहीं करते, तो दुनिया में कोरोना ही नहीं फैलता। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के कारण एक देश कहीं ना कहीं दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, और इसके लिए वो व्यापार के लिए यात्रा करता है, टूरिज्म के लिए यात्रा करता है, लेकिन मेन व्यापार होता है। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटों का बंद अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो मंदी हो, मुद्रा युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो, ठीक है, टेररिज्म हो, इन सब का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एक इसका फायदा और होता है, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं कि कल्चर और ये आपकी सुरक्षित होती है। देखो, अगर आपकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है तो ऐसे में आप जो विश्व की महाशक्तियां हैं, उनकी कंपनियां, उनकी कल्चर, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान आपके देश में नहीं आएगा। परिणाम स्वरूप आपकी घरेलू कल्चर, आपका घरेलू खान पान, आपकी जो संस्कृति है उसका संवर्धन होगा, वो बढ़ेगी। आज देखिए, हम जीन्स पहनने में गर्व महसूस करते, लेकिन हमारी जो घरेलू वेशभूषा उसको नहीं पहनते हैं। अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस होता है, मैकडोनाल्ड में खाने जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पिज्जा, बर्गर, ये सब ज़्यादा फास्ट फूड अच्छा लगता है, जबकि हमारी जो घरेलू चीज़ें हैं उनको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो अभी मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना, पिज्जा विज्जा का नाम लेते हैं, आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऑर्डर कर दीजिए। अभी तो वैसे भी ना करे तो ठीक है, कोरोना चल रहा है, घर पे बनाओ, समोसा कचौरी खाओ। अरे हमारा भी तो समोसा है, हमारी गुलाब जामुन है, हमारे यहाँ के रसमलाई है, मुरैना के गजक है, दाल बाटी चूरमा है, इनको खाइए, इनको बढ़ाइए। जिस दिन ये अमेरिका में भी बिकने लगे उस दिन गर्व कीजिए कि हमारे उत्पाद भी वहां पे बिक रहे हैं। तो ये बंद अर्थव्यवस्था के बच्चों लाभ हैं कि घरेलू उद्योगों का विकास होता है, व्यापार घाटा नहीं होता है, चालू खाते का घाटा नहीं होता है, स्वदेशी तकनीकों का विकास होता है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास होता है, व्यापार युद्ध नहीं होगा, करेंसी वार नहीं होगी, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात इतना समझ में आ गया? लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं बंद अर्थव्यवस्था के। ऐसा नहीं है कि फायदे ही होते हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। और क्या क्या नुकसान होते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था के कारण सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके देश के अंदर विश्व की अन्य जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां की रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो तकनीकों का विकास हुआ है, वे तकनीक आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। और विश्व की अन्य देशों की जितनी भी जो कंपनियां वगैरह हैं, उन कंपनियों को आप आने नहीं देते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां की तकनीक, पूंजी, प्रबंधन आदि प्राप्त नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हैं? यानी इससे नुकसान क्या क्या होंगे? तो इससे हमें नुकसान क्या क्या होंगे, जरा इसको आप देख लीजिए। ऐसे ही बंद अर्थव्यवस्था के नुकसान, क्या
क्या नुकसान होंगे? तो पहली चीज, विदेशी तकनीक प्राप्त नहीं होगी। दूसरा, विदेशी निवेश या पूंजी प्राप्त नहीं होगी। विदेशी पूंजी और तकनीक आदि प्राप्त नहीं होगी। तो आपके देश में अगर विदेशी तकनीक, विदेशी निवेश, विदेशी पूंजी, विदेशी प्रबंधन ये सब आता तो हमारी इकोनॉमी का, हमारी जितनी भी कंपनियां हैं इनका डेवलपमेंट और ज़्यादा होता। इसके अलावा विदेशी जो कंपनियां हैं उनकी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं ये भी प्राप्त नहीं होंगी, प्राप्त नहीं होंगी। जैसे आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे। 1991 के पहले जब हमारा देश क्लोज्ड इकोनॉमी था तो हमारे देश में कितनी कारें होती थी। हमारे देश के अंदर हमारी घरेलू कंपनियां महिंद्रा, टाटा, इनकी कारें होती थी। और आज आप देखिए इवन 2000 तक आप देखिए मारुति 800 चलती थी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाटा की जो कारें थी वो चलती थी, कुछ महिंद्रा और इनकी कारें थी, होंडा की 1-2 कारें आने लग गई थी। लेकिन आज आप देखिए कितनी सारी कंपनियों की कारें यहाँ पे हैं, MG हेक्टेयर, किया, ठीक है, फिर जैगवार, रेंज रोवर, फिर फोर्ड, ठीक है, टोयोटो, इस तरह से पता नहीं हुंडई और कितनी सारी कंपनियां हमारे देश के अंदर कारें और ये सब वाहन बेच रही हैं। इसी तरह से आज कितनी कंपनियों की AC, टीवी, मोबाइल, कपड़े और अन्य जितने ब्यूटी प्रोडक्ट हैं या खाद्यान्न वगैरह हैं ये सब भी आगे, चूंकि अब हम दुनिया से जुड़े हुए हैं तो भौतिक सुख सुविधाएं हमें बंद अर्थव्यवस्था में प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो लोगों का जो जीवन स्तर है वो उतना अच्छा नहीं होता। और अगर कोई व्यक्ति विदेशी वस्तुओं का शौकीन है तो वो उसे बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों पर बिकेगी, और जो शौकीन लोग होते हैं वो मंगाएंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुओं की तस्करी बढ़ती है, विदेशी वस्तुओं की तस्करी बढ़ती है। बात समझ रहे हैं आप? देखिए आज से पहले जो पुरानी फिल्में होती थी, ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन की और इनकी, धर्मेंद्र साहब की और जितेंद्र साहब की, जो 90 के दशक से पहले जो मूवी बनी है उनमें सोने की तस्करी करते हुए, विदेशी वस्तुओं की, विदेशी हथियारों की इनमें तस्करी करते हुए डॉन या गुंडे आपको मिलेंगे। तो चूंकि उस समय विदेशी वस्तुओं की भारत के अंदर मांग थी और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कस्टम लगता था, इस वजह से उनको चोरी से भारत में लाके बेचा जाता था, तो तस्करी बढ़ती है। और विदेशी वस्तुओं को जब देखिए उस समय में अगर कोई विदेशी उत्पाद होता था तो यूँ करता, मेरे पापा अमेरिका से लेके आए हैं। और आज कोई बोलता है, आज तो हर मॉल में, जैसे आप WTP में चले जाइए, DD मॉल में चले जाइए ग्वालियर के अंदर, या किसी भी मॉल में चले जाइए, वहाँ आपको हर चीज़ मिल जाती है। और कोई भी विदेशी वस्तु आप चाहे घड़ी पहने, शर्ट पहने, पैंट पहने, जीन्स पहने, कोई ऐसा कहता है कि मेरे पापा अमेरिका से लाए, लोग हंसेंगे, अच्छा DD मॉल से लाके दिए होंगे, कल मैंने देखा था तुम्हारे पापा को खरीदते हुए। बात समझ रहे हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था में ये नहीं होता, इसलिए एक तरह से लोगों को उनकी भौतिक जरूरत की चीजें उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, परिणाम स्वरूप हमें ये तस्करी को बढ़ावा मिल जाता है। दूसरी चीज, उद्योगों को वैश्विक पहचान नहीं मिल पाती है। हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू उद्योगों को वैश्विक पहचान नहीं मिल पाती है, वैश्विक पहचान नहीं मिल पाती है। जैसे देखिए 90 के दशक के पहले चाहे रिलायंस, टाटा, ठीक है, इन्फोसिस या फोर्ड, ये महिंद्रा या अन्य जितनी भी जो कंपनियां थी, इन कंपनियों को चूंकि भारत के अंदर ही इनको व्यापार वाणिज्य करना होता था, आज ये बाहर भी जाती हैं। तो चूंकि इनको भारत के अंदर तो पहचान थी लेकिन ग्लोबल लेवल पे इतनी पहचान नहीं थी, किंतु आज भारत की कंपनियों को भी अन्य देशों के अंदर जाना जाता है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे और कंपनी हो, TCS, और ये सब देख लीजिए कितनी इनके अमेरिका और इनमें भी डिमांड है बहुत ज़्यादा। तो हमारे देश की कंपनियों की भी ग्लोबल लेवल के ऊपर पहचान बनी है जब हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों में जाकर के काम कर रही है। इसी तरह
जब आपके देश में दूसरे देशों का सामान बिकने आता है तो मित्रता बढ़ती है। यानी अगर दूसरे देश का सामान बिकने आएगा तो इससे हमारी अन्य देशों के साथ मित्रता बढ़ती है। बात समझ रहे हैं? जैसे आज अमेरिका और भारत की मित्रता क्यों इतनी ज्यादा है? क्योंकि एक दूसरे के पार्टनर स्टेट जैसे हम काम कर रहे हैं, तो देशों से, अन्य देशों से मित्रता बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप बात समझ में आ रहा है क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनकी गुड्स एंड सर्विसेज जब यहां बिकेंगी तो उनके व्यक्ति भी यहां काम करने आएंगे, हमारे व्यक्ति भी वहां काम करने जाएंगे। सत्या नडेला अमेरिका में काम कर रहे हैं तो अमेरिका के कई व्यक्ति, उनकी कंपनियों के सीईओ भारत के स्तर पे हैं। बात समझ रहे हैं? इससे हमारे देशों के बीच में मित्रता बढ़ती है। चीन और भारत के बीच युद्ध होते होते रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की कंपनियों का बहुत सारा निवेश भारत के अंदर है। और इस बार तो हमने क्या किया, डिजिटल स्ट्राइक कर दिया, कितनी सारी ऐप बैन कर दी, तो चाइना को एक तरह से बहुत नुकसान हुआ और अंततः चाइना फिर मुंह की खाकी और भाग गया एक तरह से। बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर बंद अर्थव्यवस्था होती है तो मित्रता देशों से नहीं बढ़ती है। बात समझ रहे हैं? ये मैंने लिख दिया यहाँ उल्टा। तो इससे क्या होता है, जो दूसरे देश हैं, खुली अर्थव्यवस्था में तो क्या होती है, देशों से मित्रता बढ़ती है, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में मित्रता नहीं बढ़ती है। इसको आप सुधार लीजिए, है ना। ये देखिए बच्चों, जो बंद अर्थव्यवस्था है इसका एक नुकसान क्या होता है कि दूसरे देशों से मित्रता नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है भाई? आप अपने देश में दूसरे देश की कंपनी को आने नहीं देना चाहते हैं, वो आप पे दबाव डाल रहे हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था खोलिए, अपनी अर्थव्यवस्था खोलिए, और आप बिल्कुल नहीं खोलते हैं। तो ऐसे स्तर पे वो आपके बाजार के लिए एक तरीके से आपसे उनका विवाद चलता रहता है। तो दूसरे देशों से मित्रता नहीं बढ़ती और खुली अर्थव्यवस्था है तो मित्रता बढ़ेगी। ये सबके क्लियर हो गया ना? इसको थोड़ा आप एक बार देख लेना बच्चों, ठीक है। और फिर वैश्विक स्तर पे, ग्लोबली वैश्विक स्तर पर हमारे राष्ट्र की ताकत कम होती है। यानी वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की ताकत कम होती है। देखो ऐसा है, अगर आपका देश बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो दूसरे देशों में आप चीज़ों को बेचते हैं, वो आप पे डिपेंड होते हैं। जैसे आज चीन का इतना ताकत कैसे हो गया? चूंकि चीन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, दुनिया के हर देश में चाइनीज प्रोडक्ट बिकता है। दुनिया के अधिकांश देशों के बाजारों को आप देखिए, चाइनीज प्रोडक्ट भरे हुए हैं, और इसके परिणाम स्वरूप उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती जा रही है। चूंकि अगर आपकी अर्थव्यवस्था में वो सामान ना डाले तो अचानक से एक तरह से क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा, चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, तो आपके मार्केट को उसने कैप्चर कर रखा है। तो बंद अर्थव्यवस्था अगर होगी तो आपका एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, बंद अर्थव्यवस्था होगी तो इंपोर्ट भी नहीं करते, एक्सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की ताकत कम हो जाती है। ये आपके सब एकदम क्लियर हो गया। तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं? विदेशी तकनीक आदि प्राप्त नहीं हो पाती है, विदेशी निवेश और पूंजी प्राप्त नहीं हो पाती है, भौतिक सुख सुविधाएं देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं हो पाता है, जो दूसरे देशों की कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं वो चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप देश में तस्करी बढ़ती है। यानी बिना टैक्स चुकाए वस्तुओं को हमारे देश में बेचने के लिए लाया जाता है, और देश जो अन्य देश हैं उससे हमारी मित्रता भी नहीं होती है। वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की ताकत कम होती है, और घरेलू जो उद्योग होते हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान कम होती है। भाई आपकी कंपनी को कब जानेंगे? जब दूसरे देश में इसका एड होगा, दूसरे देश के लोग इसके प्रोडक्ट खरीदते होंगे और आपका प्रोडक्ट उनको समझ में आए। आज आप देखिए भारत के अंदर ओप्पो, वीवो, इन कितना ये पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि हर पोल पे, हर हेडिंग के ऊपर इनका एड लगा रहता है, और ये इतने ज्यादा आक्रामक मार्केटिंग करते, तो चाइनीज प्रोडक्ट को ज्यादा जानते हैं। इंडियन प्रोडक्ट का नाम आपसे पूछे 10 नाम तो आप सोचकर बताएंगे। तो ये है बच्चों बंद अर्थव्यवस्था के नुकसान। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो ना तो एक्सपोर्ट करती है और ना ही इंपोर्ट करती है, यानी ना तो निर्यात करे ना ही आयात करे, और दूसरे देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध बहुत कम स्थापित करती है, तो उसको कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, अन्य देशों के साथ जो आर्थिक संबंध है
इसके आधार पर अर्थव्यवस्था का दूसरा जो प्रकार है उसको कहा जाता है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा वाणिज्यिक संबंध स्थापित करती है और इस हेतु वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बल देती है। तो देखिए जरा, ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था, सेकंड जो इसका प्रकार है वो क्या है? खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, देखिए बच्चों, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा आयात निर्यात करती है, इस हेतु अन्य देशों के साथ वो ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक संबंध स्थापित करती है, वाणिज्यिक संबंध स्थापित करती है। वाणिज्य महादूत का कार्यालय एक देश से दूसरे देश में खोला जाता है, ठीक है, काउंसलेट इसको बोलते हैं। तो इन सब का पर्पज क्या होता है कि हमारे देश से, यानी ये जो देश है, एक देश और ये पूरी दुनिया है, तो इस देश से पूरी दुनिया के अंदर सामान एक्सपोर्ट होता है। बात समझ रहे हैं? यानी ये एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करती है। एक्सपोर्ट का मतलब आप समझते हैं? निर्यात। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने देश से बहुत सारा सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती है और पूरी दुनिया से इस देश के अंदर भी सामान आयात किया जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी इंपोर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था, जो दूसरे देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ज्यादा करती है, उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था सामान्यतः मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल देती है, वैश्वीकरण के ऊपर बल देती है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बल देती है, ठीक है ना। यानी ये ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वो सारे कदम उठाती है जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। जैसे उदारीकरण पे बल देगी, निजीकरण पे बल देगी, वैश्वीकरण पे बल देगी, मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए काम करेगी, ठीक है। तो आज के समय में दुनिया की लगभग हर अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह भी नहीं कहना चाहिए कि 100% ओपन इकोनॉमी है। 100% नहीं है। देखिए जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका भी प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत भी आत्मनिर्भर भारत जो प्रोजेक्ट चला है, तो कहीं ना कहीं इससे दूसरे देशों से जो हम इंपोर्ट करने वाले थे, जब अपने देश में मिलने लगेगा तो हम क्यों इंपोर्ट करेंगे। यद्यपि आत्मनिर्भर भारत को बंद अर्थव्यवस्था नहीं बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी या संरक्षणवाद को बढ़ावा देना, ये कतई नहीं समझना हमें। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है भारत के अंदर बना के भारत को हम इतना आत्मनिर्भर बना दे ताकि हमें दूसरे देशों से कम इंपोर्ट करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें, ताकि दुनिया को हम भारत के उत्पाद सस्ती रेट पे दे सके। तो इससे विश्व कल्याण जुड़ा हुआ है। तो बात सबके समझ में आ गई ना कि खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल देती है, पूरे देशों में यानी जितने भी देश हैं वहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करके और हम मिलकर चलते हैं। इससे क्या क्या लाभ होगा? तो देखिए, जो बंद अर्थव्यवस्था के जितने भी नुकसान थे वो इसके सारे लाभ होंगे और बंद अर्थव्यवस्था के जो इससे लाभ थे वो इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था के क्या क्या लाभ हैं और खुली अर्थव्यवस्था के हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पॉइंट वाइज हम एक एक बिंदु इसको देख करके समझेंगे और आप बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए, खुली अर्थव्यवस्था के लाभ है। पहले हम पढ़ेंगे खुली अर्थव्यवस्था के लाभ है। खुली अर्थव्यवस्था के लाभ या प्रॉफिट ऑफ ओपन इकोनॉमी। तो सबसे पहला इससे लाभ क्या मिलेगा कि दुनिया के जितने भी देश हैं या अन्य देश हैं, दुनिया के देशों की जो तकनीक, पूंजी यानी निवेश, प्रबंधन आदि प्राप्त होगा। यानी हमारे देश के अंदर शेष विश्व के देशों से, दुनिया के अन्य देशों से वहां की तकनीक, वहां की पूंजी यानी निवेश,
और प्रबंधन आदि हमारे देश में प्राप्त होगा। इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की जो घरेलू कंपनियां हैं उनमें निवेश आएगा तो उनका विस्तार होगा, उसमें नई तकनीक आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें मैनेजमेंट अगर वहाँ का आएगा तो वहाँ का जो घरेलू अनुभव है, लॉजिस्टिक है, R&D है, उन सब का लाभ हमारी कंपनियों को प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप उद्योगों का विकास होगा। और दूसरी चीज, हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू उद्योगों में विदेशी पूंजी, घरेलू उद्योगों में विदेशी पूंजी से लाभ होगा तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखो, एक तो डायरेक्ट दूसरे देश की कंपनी यहां पे आएगी तो घरेलू और विदेशी के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। फिर जब विदेशी कंपनी आएगी तो वो R&D भी लेके आएगी, तकनीक भी लेके आएगी, मशीनरी भी लेके आएगी। उसका जब प्रोडक्शन फास्ट होगा तो हमारी वाली कंपनी को ये सब करना मजबूरी हो जाएगा, वरना इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो घरेलू उद्योगों में एक तो विदेशी पूंजी आएगी तो उससे लाभ मिलेगा। जैसे रिलायंस में मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना। अभी इस लॉकडाउन के दौरान रिलायंस में बहुत सारी कंपनियों ने पैसा लगाया है, तो उन सब की पूंजी आएगी जिससे हमारी इस कंपनी का विस्तार होगा, इसका आकार बढ़ेगा और दूसरे देश की जो कंपनियां आएंगी उनसे भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। घरेलू कंपनियों में भी अपने स्तर पे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा का फायदा निवेशकों को मिलेगा और नागरिकों को विश्व की जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। विश्व के जितने भी देश हैं तो भौतिक सुख सुविधाएं अब हमारे अपने बाजारों के अंदर प्राप्त हो जाएंगी नागरिकों को। तो तस्करी क्यों करेंगे? बात समझ में आ गई सभी के? यानी अब हमारे मॉल्स में, हमारे बाजार में, हमारी जो घरेलू बाजार है वहाँ अमेरिकी कंपनियों का प्रोडक्ट, जापानी प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट, श्रीलंकन प्रोडक्ट, ठीक है, या रशियन प्रोडक्ट, ब्रिटिश प्रोडक्ट, फ्रांसीसी प्रोडक्ट सब मिलने लगेगा। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है खरीदने की, जिसकी जो मांग है उसके अनुसार वो उन चीज़ों को खरीद लेगा। यानी बाजार में हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं आपको अपने ही लेवल पे मिलेंगी। तो इसके परिणाम स्वरूप अब तस्करी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी अब जो अवैध तरीके से सामान चोरी करके या लाया जाता था, तस्करी की समस्या समाप्त हो जाएगी। यानी अब चोरी छिपे क्यों लाएंगे भाई? टैक्स दो, ईमानदारी से ले आओ। यद्यपि आज भी तस्करी होती है, जैसे कई बार आप देखते हैं ना, विदेश से जाते बिना बिल के सामान लेके आ जाते हैं, तो तस्करी आज भी होती है, लेकिन अब बहुत कम होगी। ईमानदारी से लोग बाजार के अंदर जाके खरीद लीजिए, तो क्यों आपकी बेइज्जती होगी? बात समझ रहे हैं? और जितना ज्यादा आपका व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा दूसरे देशों के साथ, तो उतनी ही अन्य देशों से आपकी मित्रता बढ़ेगी। यानी अन्य देशों से, अन्य जितने भी जो देश हैं, अन्य देशों से मित्रता बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं? अन्य देशों से हमारे देश की मित्रता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम उसके देश के सामान जब अपने देश के अंदर लाएंगे तो उनके यहाँ रोजगार बढ़ेगा, उसके लोगों की एक तरीके से आय बढ़ेगी और उनके उत्पाद जितने ज़्यादा हमारे बिकेंगे तो हमारे देश के लोगों की भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। हम इसलिए ला रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन देशों के अंदर क्या होगा? ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, खुशहाली आएगी। तो इन सब वजहों से हमारी मित्रता बढ़ेगी। आज देखिए, इंदिरा गांधी जी कितनी सशक्त प्रधानमंत्री थी, लेकिन अमेरिका जाती थी तो अमेरिकी राष्ट्रपति भाव नहीं देते थे, छोटे से मंत्री उनको लेने आ जाते थे और व्हाइट हाउस में भी बहुत वेट करना पड़ता था। लेकिन आज जब मनमोहन सिंह जी गए, जब नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो पूरा का पूरा अमेरिका उनका एक तरह से पलक पावड़े बिछा के स्वागत करता है। हाउडी मोदी एक प्रोग्राम चला है, कितना वहाँ के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ के आते हैं। क्यों? चूंकि हमारी मित्रता उनसे लगातार बढ़ रही है। और व्यापार जितना ज़्यादा बढ़ता है तो व्यापार बढ़ता है, तो व्यापार बढ़ने के कारण युद्ध नहीं होता है, व्यापार के कारण युद्ध नहीं होते हैं। बात समझ रहे हैं? व्यापार जितना बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ने के कारण युद्ध नहीं होता है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में
युद्ध क्यों नहीं हो सकता है? चूंकि चाइना को इससे बहुत नुकसान होगा जिस दिन सारे भारतीय एक हो जाएं और सारे भारतीय सोच ले बाइकआउट द चाइनीज प्रोडक्ट, है ना, चाइनीज प्रोडक्ट उनको बिल्कुल नहीं खरीदना है, चाइना घुटने के ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमारी फितरत और हमारी आदत क्या है कि जब चाइना हमारे सैनिकों को गलवान वैली में मार रहा था, परेशान कर रहा था, हमारी भूमि के ऊपर आक्रमण कर रहा था, पिछले वर्ष 3% हमने ज्यादा इंपोर्ट किया, चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा बिके। जबकि कितना ज्यादा देखिए वांगचुक साहब ने तो कितना खुल करके विरोध किया था, जिनको रेंचो हम कहते हैं 3 इडियट मूवी में, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने उनकी नहीं सुनी और चाइनीज प्रोडक्ट हम खूब इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हैं सभी? तो अगर मान लीजिए खुली अर्थव्यवस्था है और ऐसे देशों के बीच मित्रता है तो लीजिए, लेकिन चाइना को सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि उसके उत्पादों को हम कम खरीदें, तो अपने आप ही युद्ध नहीं करेगा और वो एक तरीके से शांति से रहेगा, यानी जिएगा और जीने देगा। तो उसका नकेल क्या है? उसका व्यापार है। चूंकि अगर वहां की ग्रोथ रेट कम हुई तो उसके परिणाम स्वरूप वहां हो सकता है राष्ट्र के टुकड़े हो जाए, विखंडन हो जाए, विद्रोह हो जाए, ये चीजें हैं। तो खैर हमें ये समझना है खुली अर्थव्यवस्था से क्या क्या लाभ होते हैं। इससे दुनिया के देशों की तकनीक, पूंजी निवेश आदि हमारे देश के अंदर प्राप्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योगों में विदेशी पूंजी मिलती है, जिससे उनका विकास होगा और देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। हमारे देश के नागरिकों को दुनिया में उपलब्ध जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो हमारे घरेलू बाजारों में प्राप्त हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जब चीजें घरेलू बाजार में मिलने लगती है तो तस्करी की समस्या समाप्त हो जाती है, और जब आयात बहुत ज्यादा बढ़ता है, निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो अन्य देशों से मित्रता बढ़ती है। जैसे देखिए कल बाइडेन साहब ने यह कहा कि भारत की स्थिति को देखते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि जब कोरोना महामारी प्रारंभ हुई थी तो हाइड्रोक्लोरोक्विन देकर के भारत ने हमारी सहायता की थी, और आज भारत की स्थिति खराब हो रही है तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भी भारत की सहायता करें। इसलिए उन्होंने उन सारी वस्तुओं को जिन पे उन्होंने रोक लगा रखी थी ट्रंप साहब ने, उनके ऊपर अब बाइडेन ने छूट दी और भारत को उन्होंने कितने सारे उत्पाद तुरंत न्यूयॉर्क से एयर इंडिया में डाल करके भारत को भेजा है। तो ये मित्रता की वजह से है, वरना अमेरिका को क्या पड़ा है भारत से? वो तो वैसे भी अपने अमेरिकी फर्स्ट की बात करने वाला है, लेकिन फिर भी चूंकि भारत सशक्त होगा तो अमेरिका को भी इसका फायदा मिलेगा चीन को काउंटर करने के मामले में, या भारत के बाजार को लेकर के। ये सारी चीजें हैं। अगर आज वो हमें ये नहीं करता तो हमारे लोगों में एक गुस्सा आता और अमेरिका का बाइकआउट हो सकता था यहाँ पे। तो ये चीजें हैं। और दूसरी चीज खुली अर्थव्यवस्था से क्या होता है, एक विश्व के अंदर जो पूरी दुनिया में जितनी संस्कृतियां हैं, जितनी अच्छी चीजें, अच्छा खान पान है, अच्छी भाषाएं हैं, अच्छी मूवीज हैं, ये एक देश से दूसरे देश में जाती है तो कला संस्कृति आदि का सम्मिश्रण होता है। हमारे देश के अंदर अगर मान लीजिए कोई अंधविश्वास है, ऑर्थोडॉक्स है, हिपोक्रेट्स है, तो बाहर होगा इसके परिणाम स्वरूप, और संस्कृतियों का सम्मेलन होता है और पूरा विश्व एक छोटा सा गांव बन जाता है, ग्लोबल विलेज बन जाता है ओपन इकोनॉमी के परिणाम स्वरूप। सबको एकदम समझ में आ गया ना? और इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है तो उसको भी देख लीजिए कि खुली अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, खुली अर्थव्यवस्था के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या आती है कि अगर मान लीजिए दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दुनिया में कोई दिक्कत आ गई, जैसे मंदी आ गई, तो मंदी का प्रभाव आपके देश पे भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए मुद्रा युद्ध चल रहा है तो मुद्रा युद्ध का प्रभाव भी आपके देश पे पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है तो उसका प्रभाव भी आपके देश के ऊपर पड़ेगा। अगर कोरोना महामारी एक देश के अंदर आई तो इसके परिणाम स्वरूप आपके देश के ऊपर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहले इसके नेगेटिव इंपैक्ट हम देखते हैं कि इससे क्या क्या नकारात्मक चीजें होती हैं। खुली अर्थव्यवस्था की चुनौतियां या खुली अर्थव्यवस्था के नुकसान। ठीक है, तो एक इसका नुकसान होता है वैश्विक चुनौतियों की घरेलू स्तर पर समस्या होती है।
वैश्विक चुनौतियों से घरेलू स्तर पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मंदी आएगी, अमेरिका में प्रभाव पड़ेगा भारत पे, भारत का शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा, भारत में भी मंदी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर अमेरिका के अंदर मान लीजिए कोई भी दिक्कत हुई, मुद्रास्फीति बढ़ी, अकाल पड़ा, कुछ भी हुआ, तो भारत के बाजार में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो वैश्विक आर्थिक संकटों का हमारे देश की घरेलू अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दूसरा चीज क्या हो गया कि हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू उद्योगों के ऊपर विदेशी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विशेषकर किन पे, जो MSMEs हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं, ये बेचारे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे टिक नहीं पाते हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। तो ये या तो रुग्ण सिक इंडस्ट्रीज यानी दिवालिया कंपनीज हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, या इनका उन कंपनियों द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है, ओवरटेक कर लिया जाता है, जिससे हमारे बाजार के ऊपर विदेशी कंपनियों का वर्चस्व हो जाता है। आज देख लीजिए टॉयज चाइनीज कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स चाइनीज कंपनियां, ऑटोमोबाइल्स में भी बहुत ज़्यादा विदेशी कंपनियां आ गई हैं। तो बाजार हमारा, लोग हमारे, लेकिन उत्पाद विदेशी, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे घरेलू उद्योगों की धीरे धीरे या तो बंद हो जाते हैं या विऔद्योगिकीकरण बढ़ता है और हम इंपोर्टर स्टेट बन जाते हैं। बात समझ गए सभी? तो आज हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके कारण अगला जो प्रभाव आएगा वो क्या होगा कि व्यापार घाटा बढ़ता है। व्यापार घाटा या व्यापार घाटा बढ़ता है यदि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है तो व्यापार घाटा बढ़ेगा, और इसी के परिणाम स्वरूप चालू खाते का घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या उत्पन्न होती है, यानी ये भी बढ़ सकता है। जैसे भारत का चालू खाते का घाटा अक्सर रहता ही है, ठीक है। फिर ट्रेड वार की समस्या, ट्रेड वार की समस्या रहती है अक्सर, ठीक है, यानी व्यापार युद्ध। व्यापार युद्ध मैंने आपको समझाया था ना कि जब एक देश दूसरे देश की आयातित वस्तुओं के ऊपर टैक्स बढ़ाए तो आपका सामान उस देश में बिकने जाएगा तो वो भी बढ़ा दे, फिर आप बढ़ाए, फिर वो बढ़ाए, तो इसको कहते हैं ट्रेड वॉर। और इसी तरह से करेंसी वॉर की प्रॉब्लम यानी मुद्रा युद्ध भी शुरू हो सकता है। करेंसी वॉर, मुद्रा युद्ध की समस्या, ठीक है, ट्रेड वॉर की समस्या और मुद्रा वॉर की समस्या। मुद्रा वॉर का मतलब कि एक देश द्वारा घरेलू जो करेंसी है दूसरे देश की जो करेंसी है उसके सापेक्ष अपनी करेंसी को जानबूझकर सस्ता कर ले, जानबूझकर उसका अवमूल्यन कर दिया जाए, तो इसके परिणाम स्वरूप करेंसी वॉर की समस्या उत्पन्न होती है। बात सबके क्लियर हुआ? और इससे करेंसी वॉर के कारण हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसलिए हम अवमूल्यन करते हैं। तो दूसरे देश में आयात ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको ट्रेड वार, ये ट्रेड डेफिसिट होगा, तो वो भी क्या करता है, अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन करेगा, फिर आप करोगे, वो करेगा, तो ये एक तरह से करेंसी वार की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुद्रा युद्ध की समस्या होगी। और ट्रेड वॉर और इनके कारण एक समस्या और हो जाती है, भुगतान संतुलन की संकट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है। इसको बोलते हैं बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, भुगतान संतुलन का संकट बढ़ सकता है, बीओपी क्राइसिस का संकट। और भुगतान संतुलन का संकट किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बीओपी संकट के कारण आपके देश एक तरह से दिवालिया हो सकता है, आप पे ऋण बढ़ जाता है, आप पे कर्ज बढ़ता है, तो ये अच्छा नहीं है। और इसके परिणाम स्वरूप ये बात तो ठीक है कि दूसरे देश की संस्कृति, दूसरे देश का खान पान, दूसरे देश की अच्छी चीजें हमारे देश में आती हैं, लेकिन जो छोटे देश हैं उसकी कला संस्कृति, उसकी भाषा, उसके तीज त्योहार, ये सारे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। आज देखिए होली, दिवाली, ये जितने भी कल्चर हैं ये उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया जाता, लेकिन वैलेंटाइन डे, क्रिसमस डे, ये उतना अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। बात समझ रहे हैं? जबकि हमारे जो मूल त्योहार हैं वो बहुत कम होते हैं। अब ये बात तो अच्छी है कि देखिए जो बाइडेन साहब ने भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी, वो भी होली दिवाली की शुभकामनाएं देते, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन
थोड़ा नेगेटिव क्या होता है कि जो छोटे देश हैं उनकी कल्चर धीरे धीरे उनकी कल्चर को दबा दिया जाता है, बात समझ रहे हैं, और इससे धन का निष्कासन भी होता है, धन का निष्कासन, वेल्थ ड्रेन होता है। धन का निष्कासन का मतलब क्या हो गया? धन का निष्कासन का मतलब ये हो गया कि आप अगर दूसरे देश से गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा इंपोर्ट कर ले, कम एक्सपोर्ट करें, तो आपका देश का जो सामान है, आपका देश का सामान कम बिका, आपने ज्यादा आयात किया, तो इसके परिणाम स्वरूप आपके देश से विदेशी मुद्राएं बाहर जाएंगी। तो ये इसकी कुछ चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप क्या होगा? वैश्विक आर्थिक संकट या वैश्विक चुनौतियों से घरेलू स्तर पे भी हमें उनसे सामना करना पड़ेगा, घरेलू बाजार में समस्याएं होंगी, और हमारे घरेलू उद्योगों पर विदेशी जो कंपनियां उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, कई बार उन पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, विशेषकर एमएसएमई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को बहुत नुकसान होता है, व्यापार घाटा बढ़ता है, चालू खाते की समस्या है वो बढ़ती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस यानी भुगतान संतुलन का संकट बढ़ सकता है, व्यापार युद्ध की समस्या बढ़ सकती है, करेंसी वार की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, छोटे देशों की कल्चर है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं इससे देखने को मिलती है। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने प्रारंभ किया कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो आयात निर्यात नहीं करती है, ना तो एक्सपोर्ट करती है ना तो इंपोर्ट करती है, वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है वो खुली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। आज के समय में ना तो कोई देश 100% खुली अर्थव्यवस्था वाला है और ना ही कोई 100% बंद अर्थव्यवस्था वाला है। तो खुलापन एक तरह से ये डिग्री है, इसको हम ये कह सकते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था ये ओपननेस की एक डिग्री है। जो किसी देश में ज्यादा अर्थव्यवस्था खुली हुई है तो हम उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जहां पे बंद अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा है उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये वस्तुतः क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई देश इतना ही खुला है तो ये बंद है इसकी तुलना में, बात समझ रहे हैं, ये ज्यादा ओपन है, और कोई देश इतना ओपन है यानी बाकी सारा ये खुला हुआ है, ये केवल इतना सा ओपन है, ये केवल इतना ओपन है, तो ये बंद अर्थव्यवस्था, ये इससे ज्यादा खुली अर्थव्यवस्था, और ये एकदम खुली हुई अर्थव्यवस्था। लेकिन ये भी हो सकता है कि बंद हो, कुछ रेस्ट्रिक्शन इसके भी लगाए हुए हैं, बात समझ रहे हैं। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये 91 के पहले की भारत की अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था थी। वो क्या थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। और अब हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? अब हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज ओपन इकोनॉमी है। क्लियर हो गया सभी के? तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, खूब पढ़ते रहिए बच्चों। इसको सुनने के बाद फिर से सुनिए और इसके नोट्स बना लीजिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत कोरोना के दौरान आपको आपके घर पे आके पढ़ाने की ये जो मेहनत है वो सार्थक हुई है। थैंक यू। खुश रहिए बच्चों। ले ले इसको।